हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया एक नए प्रश्न के साथ। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में न्यायिक समीक्षा काफी चर्चा में थी, तो लगा कि एक न्यायिक समीक्षा के ऊपर आप लोगों को एक क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करवा दी जाए। तो फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसकी डिमांड को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है कि न्यायिक समीक्षा शब्द से आप क्या समझते हैं? मतलब न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू से आप क्या समझते हैं? सिंपल सी बात है। और आपके अनुसार भारतीय संदर्भ में जो न्यायिक समीक्षा है ये क्यों जरूरी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 पार्ट होंगे और कंक्लूजन में हमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी पड़ेगी। जैसे आप सबसे पहले भूमिका में बताएंगे न्यायिक समीक्षा क्या है, भूमिका में ही आप बता सकते हैं। उसके बाद क्यों जरूरी है, यानी न्यायिक समीक्षा के लाभ क्या क्या हैं, तो वो सारी बातें बताएंगे। और फाइनली हमें कंक्लूजन में ये बताना पड़ेगा कि क्या न्यायिक जो समीक्षा की शक्ति है वो अति होनी चाहिए, मतलब अति सक्रियता होनी चाहिए क्या न्यायपालिका की। ठीक है, तो इससे जोड़ के हम कंक्लूजन को लिखेंगे तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बता सकते हैं न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 226 के द्वारा न्यायपालिका को दी गई वो शक्ति है जिसके माध्यम से न्यायपालिका केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के जो भी विधायी अधिनियम हैं या जो भी कार्यकारी आदेश हैं उनकी संवैधानिकता की जांच कर सकती है। यदि मैं इजी भाषा में कहूं तो न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की वो शक्ति होती है जिसके माध्यम से न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों को वैध या अवैध घोषित करने की शक्ति रखती है। कैसे वैध या अवैध, यानी संवैधानिकता की जांच कर सकती है कि विधायिका के ये जो कानून है ये संविधान के दायरे में है या नहीं है, या कार्यपालिका के जो आदेश हैं ये कार्यपालिका के ये संविधान के दायरे में है या नहीं है। ये हो गई न्यायिक समीक्षा। अब हम दूसरा इसका जो पार्ट था कि भारत के लिए न्यायिक समीक्षा क्यों जरूरी है ना, इसके ऊपर दृष्टि डालेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा है भाई क्यों जरूरी है, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता को कायम रखना है। भाई संविधान की सर्वोच्चता, आपको पता है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और भारत की जो व्यवस्था है उसमें संविधान सर्वोच्च है ना। तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति ही न्यायपालिका को इसलिए दी गई ताकि संविधान की सर्वोच्चता को कायम रखा जा सके। ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको बताया, और इसी न्यायिक समीक्षा के तहत जो न्यायपालिका है वो विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच करती है ताकि संविधान सर्वोच्च बना रहे। यानी न्यायपालिका को संविधान द्वारा निर्धारित अधिकार क्षेत्र के भीतर ही, मतलब संविधान की सर्वोच्चता का मतलब क्या होता है भाई, संविधान ही सर्वोच्च है। और जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो विधायिका है, चाहे वो कार्यपालिका है और चाहे वो न्यायपालिका है, इन सभी संस्थाओं को इस संविधान के अंतर्गत रह के ही काम करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो पहला आधार है न्यायिक समीक्षा का कि इसलिए जरूरी है। दूसरा है, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं हम कि संविधान की सर्वोच्चता को कैसे संरक्षित करती है न्यायिक समीक्षा। जैसे आप देखोगे इंदिरा गांधी मामला था 1975 में, इन्होंने क्या किया, 39वें है ना 39वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया था, जो भी बड़े पद है जैसे प्रधानमंत्री का पद है या लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित पद हैं, ये इनसे संबंधित जो भी चुनाव के विवाद होते थे उन चुनाव विवादों को सभी अदालतों के क्षेत्र से बाहर रख दिया था कि चुनावी विवाद को किसी भी कोर्ट में, किसी भी सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत में ले जाने का अधिकार नहीं है 39वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी कहीं ना कहीं इन्होंने प्रधानमंत्री की पावर को संविधान से भी ऊपर कर दिया था कि भाई कोई भी चुनाव विवाद हो, आप न्यायपालिका, एक बेसिकली ये इलाहाबाद से संबंधित मामला था, ध्यान रखिएगा, इन्होंने मना कर दिया। तो ऐसे में अगर न्यायिक समीक्षा की शक्ति नहीं होती तो संविधान से ऊपर चला गया, मतलब संविधान से ऊपर गई इनकी शक्ति। तो इसलिए जो न्यायिक समीक्षा है वो संविधान की सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है उसको संरक्षित करने का काम करती है। ये पहली आवश्यकता है। दूसरा है संघीय संतुलन बनाए रखना। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी न्यायिक समीक्षा शक्ति का प्रयोग करके जो भी विवादास्पद मुद्दे हैं उनको हल करने के लिए अलग अलग सिद्धांत विकसित किए हैं।
संघ और राज्यों के संबंध में। जैसे आर्टिकल 13 को जब आप डिटेल से पढ़ते हो ना, जिसमें संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है, सार और तत्व का सिद्धांत है, सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत है, यानी इस प्रकार अलग अलग सिद्धांत दिए इस न्यायिक। जैसे सार और तत्व का एक एग्जाम्पल लेते हैं, मुंबई ने एक शराब विरोधी कानून बनाया, तो केंद्र ने आपत्ति जाहिर की कि भाई ये तो हमारा मुद्दा था, इस पे कानून बना दिया। तो कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि यदि नेक उद्देश्य के लिए कोई कानून बनाया गया और उसमें बिना इंटेंशन के यदि केंद्र के मामले का हनन हो भी गया तो भी वो कानून मान्य होगा, यानी सार देखा जाएगा, तत्व देखा जाएगा। ये सिद्धांत किसने दिया? न्यायपालिका ने दिया। यानी इस न्यायिक समीक्षा के माध्यम से न्यायपालिका ने संघीय संतुलन बनाए रखने का भी काम किया है, ये भी इसका महत्व है। और तीसरा महत्व हम देख सकते हैं, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायिक समीक्षा। कई बार ऐसा हुआ जब जो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात आई, तो भी न्यायिक समीक्षा के माध्यम से न्यायपालिका ने फंडामेंटल राइट्स की रक्षा भी की है और फंडामेंटल राइट्स का विस्तार भी किया है। जैसे आप देख सकते हो मेनका गांधी मामले में क्या किया, आर्टिकल 21 का विस्तार किया ना, कि भाई जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को। और इस मेनका गांधी वाद में ही विधि की उचित प्रक्रिया की तरफ भी हम कहीं ना कहीं बढ़ गए, यानी फंडामेंटल राइट्स का संरक्षण संभव हो पाया। साथ ही पुट्टा स्वामीवाद 2017 में आर्टिकल 21 के दायरे को बढ़ाया, निजता के अधिकार को इसमें शामिल किया। केशवानंद भारतीवाद में मूल ढांचे की संकल्पना न्यायपालिका लेकर आई 1973 में जो ये आई थी। इस प्रकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कायम रखना, उनको सुरक्षित रखना और समय काल और आवश्यकताओं के अनुसार उसमें वृद्धि करने का काम भी न्यायपालिका ने न्यायिक समीक्षा के माध्यम से किया है। तो यह भी महत्व हो गया न्यायपालिका का। अगला मुद्दा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, कि भाई हो सकता है विधायिका कोई ऐसा कानून ले आए जिसके माध्यम से न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित हो जाए, लेकिन यदि संविधान का संरक्षण करना है तो न्यायपालिका को तो स्वतंत्र रह के काम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है तो संविधान का संरक्षण कैसे हो पाएगा? इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे एनजेसी विधेयक लाई संसद, तो एनजेसी विधेयक को न्यायिक समीक्षा के तहत न्यायपालिका ने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। और क्योंकि यह विधेयक अकॉर्डिंग टू न्यायपालिका, यह विधेयक न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता था, यानी न्यायिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए भी इस शक्ति का प्रयोग किया गया। ये हो गए इंपोर्टेंस। अब हम कह सकते हैं अतः जो न्यायिक समीक्षा है वो संविधान के संरक्षण करने के लिए, संविधान की सर्वोच्चता को सुव्यवस्थित करने के लिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए, फंडामेंटल राइट के संरक्षण करने के लिए, संघीय जो ढांचा है उसके संरक्षण करने के लिए अति आवश्यक है, निश्चित तौर पे अति आवश्यक है। यहां तक हमने देख लिया, लेकिन यहीं पे आप एक बात और डाल दोगे क्योंकि न्यायिक समीक्षा के ऊपर अक्सर सवाल भी उठते हैं कि भाई न्यायपालिका कई बार उन कार्यों को भी कर रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, यानी अति न्यायिक सक्रियता कर रही है न्यायपालिका कुछ मामलों में, तो आप बता सकते हो। लेकिन हाल के दिनों में न्यायपालिका अपनी न्यायिक समीक्षा शक्ति का प्रयोग करके अति न्यायिक सक्रियता की ओर बढ़ रही है। यानी जो न्यायाधीश हैं उनका कार्य है न्याय से संबंधित काम करना, वर्तमान में वो कार्यपालिका और विधायी कार्य करने का भी प्रयास कर रहे हैं। एक आध उदाहरण दे दो, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में जो BS4 वाहन थे उनके उपयोग के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। तो यहां पे कह सकते हैं कि चूंकि न्यायपालिका के पास प्रशासनिक और विधायी क्षेत्र में विशेषज्ञता नहीं है, भाई न्यायपालिका के पास किसकी विशेषज्ञता है? कानून की विशेषज्ञता है, वो न्याय बेहतर कर सकते हैं, संविधान का संरक्षण बेहतर कर सकते हैं, उनके पास प्रशासनिक और विधायी विशेषज्ञता नहीं है। इसलिए न्यायपालिका को भी न्यायिक समीक्षा के दौरान न्यायिक संयम बरतना चाहिए और न्यायिक दुस्साहस को रोकना चाहिए, तभी हम शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के माध्यम से बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे। कितना बेहतर आंसर हो गया? बात समझ में आई? तो सिंपल सा आंसर था, न्यायिक समीक्षा बता देंगे, क्या क्यों आवश्यक है 4-5 पॉइंट में ये बता देंगे, और कंक्लूजन में एक अति न्यायिक सक्रियता के जो कुछ एग्जाम्पल हैं उनको पुट देते हुए बता देंगे कि भाई संयम बरतना चाहिए,
तभी शक्तियों के पृथक्करण के आधार पर एक बेहतर व्यवस्था की स्थापना हो सकती है। दोस्तों 11 सितंबर से स्टडी IQIS हिंदी पे नया बैच शुरू हो रहा है, P2I बैच। इस बैच में आप जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि एक व्यवस्थित तरीके से 13 से 14 महीने में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, डेली आंसर राइटिंग, वीकली टेस्ट सीरीज, मतलब 13 से 14 महीने बिल्कुल डेडिकेशन के साथ लग के मेहनत करनी है, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। डेली 3 आवर्स की लाइव क्लासेस होंगी, डाउट सेशंस होंगे और 2 साल तक आप कितनी भी बार क्लासेस को देख सकते हो, सुन सकते हो, यानी आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो आप निश्चित तौर पे इस बैच से जुड़ सकते हैं। बैच में जुड़ने के लिए आपको कोड यूज करना है, मतलब जब भी आप एडमिशन लें तो कोड यूज करना है। मेरा कोड है LD Live, LDLIVE। LD Live कोड का यदि प्रयोग करोगे तो ये कंप्लीट बैच आपको मात्र 29,999 में मिल जाएगा। 29,999 में आपको PT मेंस इंटरव्यू तीनों लेवल की प्रिपरेशन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। PDF के लिए आपको जाना है ललिता दही अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, नोटिफिकेशन, टाइमिंग यही मिलेगा आप लोगों को। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हो, सेम नाम से है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया, ये सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अच्छे से इस क्वेश्चन को एक बार खुद से लिखने का प्रयास करना, तब जाके आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी। भाई थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मिलेंगे इसी तरीके के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।